जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 15 अगस्त को भारत खुशियां मना रहा था। 16 अगस्त पाकिस्तान में एक जगह है जड़ांवाला, वहां पे पता नहीं कितने ही ईसाइयों को मार पीट के भगाया, कितने ही उनके गिरजाघर जला दिए, कितने चर्चेस जला दिए पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ब्लास्फेमी का चार्ज लग गया था, ईश निंदा का चार्ज लग गया था। अभी ईश निंदा होती क्या है और पाकिस्तान में इतना ज्यादा इसका बोलबाला, इतनी पकड़ है क्यों? दोस्तों, ऐसा है कि दो पाकिस्तान है, एक चलाती है फौज और दूसरा चलाते हैं मौलवी मुल्ले और मौलाना। और मौलवी मुल्ले मौलानाओं का स्ट्रीट पावर है, और वो स्ट्रीट पावर का जो सबसे बड़ा रूप है पाकिस्तान में वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। खादिम हुसैन रिजवी की जमात, आज उनका बेटा साद रिजवी चलाता है। खादिम हुसैन साहब निकल लिए, वो तो निकल लिए, साद रिजवी चलाता है। और ये इस्लाम के ठेकेदार हैं पाकिस्तान में। इस्लाम के खैर पाकिस्तान में हजारों लाखों ठेकेदार हैं, करोड़ों ठेकेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ठेकेदार है, सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है इस्लाम का, वो मिल रखा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये जला देते हैं शहर के शहर। आपको याद है ना, जब फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद के खाके फिर से बनाए गए थे और सर्कुलेट करे गए थे, इन्होंने लाहौर में आग लगा दी थी। फ्रांस जाने के लिए पैसे नहीं है, इन्होंने बोला कि ठीक है, गलती फ्रांस ने करी है, चलो पाकिस्तान को जला देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। एनीवे, यहां पे क्या हुआ अब, और आज की तारीख में मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? पाकिस्तान में फिर एक गेम हो गया दोस्तों। एक ईसाई आदमी, उसके पीछे लोग पड़ गए, उसका घर फूंक दिया, उसकी फैक्ट्री फूंक दी और मार मार के उसको बेहाल कर दिया। पाकिस्तान में आप मुस्लिम हैं, जो कि 97-98% मुसलमान है पाकिस्तान में। आपको किसी की जमीन चाहिए और वो बंदा क्रिश्चियन है या हिंदू है, ठीक है, या सिख है, आपको उसकी जमीन चाहिए। उसके पास पड़ी है पुश्तैनी जमीन, आप कहते हैं यार ये जमीन मुझे चाहिए। भाई, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान में हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आप जाके पैसे देके खरीद लेंगे उससे, या फिर वो आपको मना कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मौलाना के पास जाना है, जो बगल वाला मस्जिद है। मौलाना की जेब में रखने हैं 10,000 रुपए, और मौलाना को सिर्फ यह बोलना है मस्जिद के लाउड स्पीकर से कि सुनो सुनो सुनो, जितने भी मोमिन हैं सुनो, ये जो काफिर है जो उस गली उस घर नंबर पे रहता है, इसके घर के पास कुरान शरीफ के फटे पन्ने पाए गए। मैं इसको एकदम, जिसको कहता है ना काफिर को, मैं ब्लास्फेमर इसको करार देता हूं कि इसने गलत काम करा है, इस्लाम की इज्जत इसने तार तार करी है, इसने कुरान शरीफ को इसने फाड़ा है, उसके पन्ने फाड़े हैं, लिहाजा इसको मार दिया जाए, इकट्ठा हो जाओ। अमेरिका अचानक क्यों उठा अपनी नींद से, और अचानक अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला कि हम ताइवान को हथियार देंगे? ये कौन शख्स है जो ये डायलॉगबाजी कर रहा है कि हम तुम्हें हथियार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, और फिर ताइवान को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारी लड़ाई चीन से होती है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। यही बोला है ना। फिर बोला है कि भाई ये जो डिले था, अब वो डिले हम खत्म कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्टिंगर मिसाइल्स। दोस्तों, पहले मैं आपको स्टिंगर मिसाइल के बारे में समझाना चाहता हूं। शोल्डर फायर्ड सैम्स होते हैं स्टिंगर, शोल्डर फायर्ड, यानी कि अगर कोई हवाई जहाज चल रहा हो, अगर कोई हेलीकॉप्टर चल रहा हो, तो कंधे पे आप इसको ले जा सकते हैं। आप इसको एम करते हैं, ये लॉक हो जाता है टारगेट पे, आप ट्रिगर दबाते हैं, अंदर से एक मिसाइल निकलती है, और वो मिसाइल जो है वो जाके हेलीकॉप्टर को या हवाई जहाज को या ड्रोन को मार गिराती है। यूएसएसआर, उस समय रशिया नहीं था, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर की फौजें आमू दरिया पार करके अफगानिस्तान के अंदर घुस गई थी, समझ गए? और वहां पे जो रशियंस थे, यानी कि यूएसएसआर की जो फौज थी, लाल फौज, द रेड आर्मी, वो गांव में जाके बम गिराना और हेलीकॉप्टर से स्ट्रेफिंग करना और मशीन गन से मारना, और वहां पे मुजाहिदीन हंटिंग जो भी करते थे, वो लोग अपनी कार्रवाई करते थे, वो उन्होंने बहुत करी। तो अमेरिकन्स ने यह सोचा कि यार यूएसएसआर को सबक सिखाने का इससे बेहतर तरीका, क्योंकि जो मुजाहिदीन थे, जो अफगान थे, जो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके पास एंटी हेलीकॉप्टर, एंटी एयरक्राफ्ट कुछ था ही नहीं। वो हल्के फुल्के से उनके पास हथियार थे, स्मॉल आर्म्स, और टिट 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 फायर करा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिस स्पीड से एयरक्राफ्ट निकल जाता है, राइफल की गोली क्या ही लगेगी उसको। तो बोला कि नहीं साहब, आपको एक ऐसा हथियार चाहिए
जो रूस के दिल में या यूएसएसआर की फौजों के दिल में खौफ डाल दे, और वो था स्टिंगर। स्टिंगर मिसाइल ने अफगानिस्तान में गेम बदल दिया था दोस्तों। काफी और भी कारण थे, और कारण भी थे, लेकिन वो जो गेम चेंजिंग मूवमेंट था वो स्टिंगर मिसाइल था। वही स्टिंगर मिसाइल देने की, उसका ऑफकोर्स एडवांस वर्जन, ऑफकोर्स उसका हाईली एडवांस वर्जन देने की बात चल रही है ताइवान को। लेकिन ये डिले क्यों हो गया? डिले इसलिए हो गया भाई साहब क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, और अमेरिका ने प्रॉमिस करा था यूक्रेन को कि हम तुम्हें देंगे, तो वहां पे ये लोग इनको मिसाइल दे रहे थे यूक्रेन को। 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को, 50,000 करोड़ का। और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। इसके लिए राफेल की टीम नई दिल्ली आ चुकी है, और अब उनसे कॉस्ट के ऊपर यानी कि दाम के ऊपर बातचीत शुरू होगी। इस पूरी रेस में एक अमेरिकन जेट यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट वो भी था, और गोवा में इसकी ट्रायल्स हुई। इंडियन नेवी ने दोनों जेट्स की ट्रायल करी, इधर F-18 इधर राफेल, और दोनों की ट्रायल्स करी, और ट्रायल्स में राफेल आगे निकला। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? F-18 कोई कम नहीं है, F-18 बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है, और F-18 ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से चलता है। तो ये इंडियन नेवी ने फिर क्यों चुना राफेल? क्या कारण था कि अमेरिकन फाइटर को मना कर दिया और फ्रेंच फाइटर को हां बोल दिया? इसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज, भारत की जो खास परिस्थिति है दोस्तों, उसके लिए राफेल फिट है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल है, ऑलरेडी 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास, अब 26 आ जाएंगे इंडियन नेवी के पास। इसमें जो कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स है, यानी कि दोनों के जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, 80% कॉमन है, 80% कॉमन है नेवी और एयरफोर्स के फाइटर्स के बीच में, क्योंकि दोनों राफेल हैं, दोनों डसॉल्ट एविएशन के हैं। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस और जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। देखिए, जब भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है ना दोस्तों सॉर्टी के लिए, एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया में तो कई सारे 100 उड़ते हैं, रोज उड़ते हैं, एक फाइटर एयरक्राफ्ट तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि लाखों रुपए एक फाइटर पे खर्च होते हैं जब वो उड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई पे जा रहा है, सिंपल सवेरे फाइटर पायलट बैठेगा अपने एयरक्राफ्ट पे, उसको मॉर्निंग सॉर्टी पे ले जाएगा, उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना महंगा प्रोपोजिशन है ये। एक ये जैसे है कि शेयर रखना। वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने वाला है, लेकिन इस बार होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में कोई दोस्तों क्रिकेटिंग का कल्चर नहीं है, वहां पे क्रिकेट खेलते वेलते नहीं है। वहां के जो मशहूर गेम्स हैं वो हैं फुटबॉल, और उनकी फुटबॉल वो नहीं है जिसको वो लोग सॉकर बोलते हैं। फुटबॉल हम लोग पैर से खेलते हैं, यहां पे पकड़ के भागते हैं बॉल को, तो ये है अमेरिकन फुटबॉल। अमेरिका में खेली जाती है बास्केटबॉल, अमेरिका में बहुत मशहूर है बेसबॉल, अमेरिका में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स बड़े मशहूर हैं, लेकिन क्रिकेट अमेरिकन खेलते नहीं है। इस बार अमेरिकन होस्ट करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और उसके ऊपर आ गई है आईसिस की बहुत बड़ी धमकी। आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट की धमकी आ गई है कि अगर यह भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, अगर यह हुआ तो हम सबको गुड नाइट बोल देंगे, ऐसा आईसिस ने बोला है। आईसिस ने बोला है, खुरासान ने, कि अगर ऐसा हुआ तो लोन वुल्फ अटैक होंगे। लोन वुल्फ किसको कहते हैं दोस्तों? लोन वुल्फ उसको कहते हैं कि अकेला बंदा जो किसी आतंकी संगठन से वैसे औपचारिक रूप से ना जुड़ा हो, वो कोई भी हो सकता है। और ये यूरोप में और यूएस में, ये एक जमाने में यूरोप में तो खासतौर से दोस्तों बड़ा आम है। कोई बंदा कहता है कि उसने आईसिस के बारे में पढ़ा, कोई कहता है उसने किसी और संगठन के बारे में पढ़ा, वो मोटिवेट हो गया और ऑनलाइन डार्क नेट पे जाके किसी प्रीचर के बारे में, किसी ने जैसे जाकिर नायक के कुछ बयान सुन लिए। अब जाकिर नायक के बयान सुनने के बाद आप इंसानियत की खिदमत तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मजहब को अलग छोड़ दो और हम सब लोग एक हैं और इंसानियत सबसे पहले। ये सब डायलॉग बाजी है दोस्तों, ये सब फालतू फंड की डायलॉग बाजी है। असली बात क्या है? असली बात यह है कि एवरीबडी हु बिलोंग्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट कैसे होगा? इम्पैक्ट इसी प्रकार से होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। इंटरनेट से रेडिकलाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है? आदिल अहमद डर का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको याद दिला दूं। आपने सुना है पक्का, आपको याद नहीं है। तो दोस्तों, ये आदिल अहमद डर वो बंदा था जिसने कि पुलवामा में अटैक करा था।
आपको याद होगा पुलवामा का जो हमला हुआ था जिसमें 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ वाले, वो आदिल अहमद डर ने किया था और वो था जैश ए मोहम्मद का। पर क्या वो कभी पाकिस्तान गया? क्योंकि जैश ए मोहम्मद तो पाकिस्तान बेस्ड है। ये रेडिकलाइज कैसे हो गया फिर आदिल अहमद डर? इस प्रकार के लोग होते हैं जो अटैक्स कैरी आउट करते हैं और ये अमेरिका को पता लग गया। अब अमेरिका कह रहा है यार ये तो बड़े खतरे की बात है ऑब्वियसली। अब हम आते हैं मैच पे। ये मैच हो क्यों रहा है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये क्या प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को? इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है या इनको लग रहा है कि इससे पैसा बहुत कमाते हैं? छोड़ दो ना यार एक बार, छोड़ दो यार एक बार। नाम सर्कुलेशन इस तरीके से होता है जैसे हवा, सांस। एक बार आपका नाम लेना लोगों ने बंद कर दिया तो सांस बंद हो गई, बॉडी खत्म, मैटर ओवर। यह चीज जानने की बहुत आवश्यकता है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि ये लोग करते क्यों हैं। लोग कई इनको बोलते हैं, मेरा भी पहले यही रिएक्शन था ना, कल मैंने भी करा था यार। मैंने भी सोचा कि यार मैं मैंने ट्वीट करा कि ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित। आप ये लोग ट्वीट क्यों नहीं करते? इसको ट्रेंड क्यों नहीं करवाते? ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदूज, आप क्यों नहीं इसको ट्रेंड करवाते?